इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को मेरा सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर के मसले को अगले 20 बरस तक मुंजमद करने की खबर पे कश्मीरियों का गुस्सा और मजरूह जज्बा देखकर अफसोस ही किया जा सकता है। शायद वो अब तक इस खुश फहमी में मुब्तला है कि पाकिस्तानी क़यादत कश्मीर पे कभी सौदेबाजी नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी अफरा तफरी और दूसरी जानिब कश्मीर मामले पे इदारों की जुमला हकूक़ महफूज पॉलिसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भुट्टो से लेकर इमरान खान तक सभी सियासतदानों ने मौसर तरीक़े से मसले को उजागर करने की जब भी कोशिश की, तब उन्हें अपने इदारों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जब भी कश्मीर पे बातचीत हुई, समझौता हुआ या फिर लेन देन पे इत्तेफाक हुआ, तो वो ज़्यादातर इंडिया की सिविल क़यादत और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान तय पाया है। पाकिस्तान की सिविल क़यादत को कभी इस काबिल ही नहीं समझा गया कि वो मसाइल हल करने की अहलियत रखती है। इंडिया के हिंदुत्व वाले जिस प्रोग्राम पे गामजन है, उसको देखते हुए अगले 2 दहाइयों में शायद न कश्मीर रहेगा और न कश्मीरी, फिर ये मसला खुद ब खुद ज़मीन बोस हो जाएगा। जनरल बाजवा पस पर्दा इस मसले को सरद खाने में रखकर इंडिया से ताल्लुकात बहाल करने की सिफारतकारी पे काफ़ी अरसे से मसरूफ़ नज़र आ रहे थे, जिसकी भिनक भी इमरान खान की सिविल हुकूमत को नहीं लगने दी गई थी। पसी पर्दा इस सिफारतकारी की सरगोशी मुझे उस वक्त एक आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनाई दी, जहां दोनों मुल्कों के मुअज़्ज़ज़ मुबस्सरीन के अलावा यूरोपीय थिंक टैंक्स के माहिरीन की कश्मीर मसले पे तबादला ख्याल हो रहा था। कश्मीरियों को एहसास है कि दोनों मुल्कों ने 70 बरस से कश्मीर और कश्मीरियों पे कई तजुर्बे किए। फ़र्क सिर्फ ये है कि इंडिया ने इस खत्ते पे अपनी गिरफ्त मजबूत करने के बेशुमार कामयाब तजुर्बे किए और पाकिस्तानी इदारों ने अपनी गिरफ्त कमज़ोर करने के तजुर्बे किए। सबसे ख़तरनाक तजुर्बा कश्मीरी नौजवानों को असला और तरबियत से लैस करना था, ताकि वो आज़ादी हासिल करके पूरे खत्ते को पाकिस्तान की झोली में डाल सकें। इस तजुर्बे ने कश्मीर पे ऐसा शवखून मारा कि कोई घर नहीं बचा जो तबाही, हलाकत, ज़्यादती या कैद की जद में न आया हो। काश पाकिस्तान के इदारों ने बंदूक देने से पहले ही कश्मीर मसले को मुंजमद किया होता, तो आज हर गली कूचे में कब्रिस्तान न होते और नई कौम इतनी बिखरी हुई होती। जनरल अयूब के ज़माने से ही कश्मीर को सर्द खाने में डालने की बातें शुरू हुई थी, जब उन्होंने 6 दरियाओं की बंदरबाट से मुतल्लिक इंडिया के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुआहदा किया, जिनमें से 3 दरिया कश्मीर से बहते थे। सिंतास मुआहदे के दौरान गो बातचीत में कश्मीर का जिक्र रहा, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के साथ मग़रिबी बंगाल की सरहद का मुतनाज़ इलाका बेरूबारी को हल करने पे पहले ख़ासी तवज्जो मरकूज़ कर दी गई। इंडिया ने चंद 100 किलोमीटर पे मुहित इस इलाके को मशरक़ी पाकिस्तान के साथ मिलाने पे फ़राख दिली दिखाई थी। चंद बरसों के बाद ही इंडिया ने बेरूबारी समेत पूरा मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील कर दिया। आबी तनाज़े और मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद पे समझौतों से जनरल अयूब पंडित नेहरू की मेहरबानियों से इतने मरूब हो गए थे कि उन्होंने पूरे बर सग़ीर बशमूल कश्मीर का मुश्तरका दिफाई निज़ाम तश्कील देने की सलाह और इसे कन्फेडरेशन में मुंतक़ल करने का पैगाम शेख अब्दुल्ला की वसातत से नेहरू को पहुँचाया था, जिसकी तस्दीक गौहर अयूब ने BBC के साथ एक गुफ्तगू में की थी। नेहरू का इंतकाल ना हुआ होता तो शायद आज मशरक़ी पाकिस्तान की तरह मग़रिबी पाकिस्तान की हैयत भी तब्दील हुई होती। बांग्लादेश बनने के बाद कश्मीरी अपनी तहरीक से दस्तबरदार नहीं हुए, दिल बर्दाश्त ज़रूर हुए थे। ख़दशात थे कि शायद बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी हथियार डाल दिए हैं। 1 दहाई तक खामोशी छाई रही। दिल बर्दाश्ता होकर कश्मीरियों ने हालात से समझौता करना सीख लिया था। इसी बेबसी के पस मंज़र में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 14 बरस जेल में रहने के बाद इंदिरा अब्दुल्ला समझौते पे मजबूर हो गए थे। दूसरी जानिब जनरल ज़िया ने कश्मीरियों के बारे में मनसूबा बंदी मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने जहां अफ़गान जहाद में कूदकर पाकिस्तान को असला और बंदूक बरदारों से लैस करने की पॉलिसी मुरतब की थी, वहीं कश्मीर के हर नौजवान को बंदूक चलाने और असलहा देने पे
تیار بھی کر رہے تھے۔ بندوق برداروں کے ہراول دستے کے محبوس رہنما یاسین ملک نے، جو انڈیا اور پاکستان سے مکمل آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، ایک ملاقات کے دوران مجھے کہا کہ ہمیں اگر پاکستان، چین یا کوئی تیسرا ملک بھی مدد کرتا تو ہم اس کے لیے تیار تھے، لیکن ہم نے آزاد کشمیر میں بیٹھ کر اپنی مہم چلائی جو ہمارا حصہ ہے۔ پاکستان نے ہمیں غلط سمجھا یا شاید ہم نے اس کا ارادہ ٹھیک سے نہیں بھانپا تھا۔ جنرل ضیاء کی بندوق پالیسی کے تقریباً 2 دہائی بعد جنرل مشرف نے نہ صرف اسلحے کی منڈیاں بند کر دی، بلکہ جن ہزاروں نوجوانوں کو تربیت کے لیے پاکستان بلایا گیا تھا ان کو ہتھیار چھوڑنے کا الٹیمیٹم بھی دیا۔ بیشتر ایسے ہزاروں نوجوان نہ گھر کے رہے اور نہ گھاٹ کے، وہ اپنی شناخت، اپنی زمین اور اپنا نام تک بھول گئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے کوئی نیا تجربہ نہیں کیا، پرانے تجربے کو ایک بار پھر نئے لبادے میں پیش کرنا چاہا۔ انہوں نے ماضی کو بھول جانے کی ہدایت دی تھی، یعنی جو ہو گیا وہ ہو گیا، حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیں۔ جذباتی کشمیری قوم کو اس وقت بات سمجھ میں آئی جب میڈیا نے کشمیر کو منجمد کرنے کا ڈنڈورا پیٹا۔ چند روز پہلے انڈین وزیر اعظم کو مسئلہ کشمیر سمیت تمام باہمی مسائل حل کرنے کے شہباز شریف کے حالیہ بیان سے جس عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بیان دیتے وقت باجوہ صاحب شہباز شریف کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے۔ پھر جب وزارت خارجہ کے ترجمان نے شہباز شریف کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قرارداد پہ زور دیا تو عوام، بالخصوص پاکستانی عوام کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ادارے ابھی اپنی ساکھ بحال کرنے میں لگے ہیں، جو بڑی حد تک مجروح ہو چکی ہے۔ ساکھ بحال کرنے میں ادارے کے پاس شاید کشمیر سے بڑی کوئی شے نہیں، جو خود پاکستان کی طرح آج اپنے وجود کو بچانے کی جدوجہد میں تنہا کھڑا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔